प्रोफेसर राजीव सर, जिस तरीके से अभी ये एक तो कई सारे सवाल, अब मेरे पास तो जो सवाल थे उसमें और कई सारे सवाल जुड़ते ही चले जा रहे हैं। राजेंद्र जी ने भी कई सारे सवाल उठा दिए। सर, आप जो फिर प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि किस तरीके से इसी संसद ने ये देखा कि देश में कैसे एक गरीब बच्चे का, एक गरीब क्या, जो प्लेटफॉर्म पे सो करके जो जीवन, जो बचपन जिसका बीता हो, उस तरीके का गरीब बच्चा कैसे पार्लियामेंट में पहुंचता है। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गरीब व्यक्ति जो चाय बेचता था या जो प्लेटफॉर्म पे सोता था, वो सांसद हुआ और सदन तक पहुंचा, फिर प्रधानमंत्री बना। वो अलग बात हो सकती है। मेरे ख्याल से शायद ये भूतो ना भविष्यति वाली शायद कुछ घटना रही होगी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतना महत्वपूर्ण जिक्र किया उसका। सर, समझना ही चाहते हैं, पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री इस चीज से थोड़ा जो है वो दूर दिखाई दे रहे थे, पर अब जब चुनाव दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है, एक बड़ा मौका था आज, तो इस बड़े मौके पर उन्होंने इसका एक बार फिर अपना जो विक्टिम कार्ड वो पहले खेलते रहे, वो फिर से विक्टिम कार्ड के तौर पर उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा उसको बार बार अब ये दोहराते हुए देखे जा सकते हैं। राम प्रकाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया। मैं एक चीज आपको कहूं, और पता नहीं मेरे साथी लोग चूंकि पत्रकारिता के विशेषज्ञ हैं, वहाँ सक्रिय रहे हैं, इसलिए शायद इन सब साथियों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, स्पीकर का भाषण सुना होगा। मैंने सिर्फ टीवी खोला और उसके बाद में उसको बंद कर दिया। बंद मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे ये लगा कि एक दौर विशेष था। राजेंद्र जी और धनंजय जी, विजय जी, याद होगा आपको, शायद राम प्रकाश जी को वो दौर याद ना हो। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक होते थे, रेडियो खोल लेते थे कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोलने वाले हैं, लाल बहादुर शास्त्री क्या बोलने वाले हैं। इवन कभी अगर गुलजारी लाल जी नंदा का संदेश आता था, तब भी बहुत सारी विसंगतियों के और विरोधों के बावजूद मिसेज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सबके भाषण सुनने के लिए मैं नहीं, देश की जनता लालायित रहती थी, क्योंकि उसके अंदर विकास का तरीका क्या होगा, स्वाधीनता संघर्ष के मूल्यों को हम कैसे लागू कर सकते हैं। लागू हुए या नहीं हुए ये बात अलग है, लेकिन स्वाधीनता संघर्ष याद आता था और स्वाधीनता संघर्ष के मूल्य याद आते थे। 1857 से लेकर के 1947 तक की जो आवाजें थी विभिन्न विचारों की, वो विचार मेरे को याद आते थे और मुझे लगता था कि मैं उन भाषणों को सुन करके और अपने आप को एनलाइटन कर रहा हूँ। आज वो एनलाइटनमेंट नहीं है और इसलिए भाषण सुनने की जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रधानमंत्री ने तो खत्म कर दी। तो पता नहीं, मतलब हो सकता है कि आप लोग इस बात को डिसएग्री करें, लेकिन क्या सुने, एक स्वाधीनता संघर्ष के अंदर जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो चांदी की चम्मच में पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वो चांदी की चम्मच की विरासत छोड़ करके स्वाधीनता संघर्ष में कूद गए थे। और मैं अब बात नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बहुत लंबी बात हो जाएगी कि नेहरू जी और कमला नेहरू क्या स्थितियां थी, गांधी जी के बारे में क्या स्थितियां थी। कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो गंगा नदी को पार करके राजीव सर मैं आपको टोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप लेफ्ट रहिए, क्योंकि आपका फेस कट जा रहा है। आपका फेस कट जा रहा है, आपने लेफ्ट रहिए आप जी। अब आ रहा है सर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है जी जी। तो एक प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो मुगल सराय से बनारस पढ़ने के लिए नदी पार करके जाया करते थे। लेकिन शास्त्री जी ने तो कभी अपनी गरीबी को इमोशनल ब्लैकमेल में कन्वर्ट नहीं किया। नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने सत्ता अपनी पूरी की पूरी जो धनाढ्यता थी, जो मेरी प्रॉस्पेरिटी थी, उसको छोड़ करके मैं स्वाधीनता संघर्ष में कूद गया। पहली बार हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री अपने अतीत को बार बार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग अच्छी बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि आप जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जा रहे हैं तो क्या आप उस पुराने संसद के अंदर इतने वर्षों में
जो अमृत काल आप कह रहे हैं, उस दौर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डेवलप हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर जो प्रहार हुए जो आपने किए, उसके उन चीजों की भी चर्चा करते हैं आप ये बताते हैं कि जिस वक्त आप G20 कर रहे थे, आप बता दें कि भारतवर्ष की स्थिति विभिन्न प्रकार के इंडेक्स में क्या थी, यहाँ पर निर्धनता की स्थिति क्या है, यहाँ बेकारी की स्थिति क्या है। और चूंकि आपसे ये सवाल पूछे जाते इसलिए न केवल आपने बल्कि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में जो आने वाली पत्रकारों की टीम थी उनको भी मना कर दिया कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। और हिंदुस्तान के पत्रकारिता के जगत में क्या हो रहा है और मानवाधिकारों के जगत में क्या हो रहा है, इसको लेकर के अमेरिका के उस राष्ट्रपति को जो पूंजीवाद के और कई चीजों के समर्थक हैं, उनको वियतनाम में ये बात कहनी पड़ी। हम बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये हमको बताएं कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए, मणिपुर की स्थिति क्या है, वहां पर अभी तक हिंसा क्यों जारी है, हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के अंदर और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सांप्रदायिकता का ज्वार क्यों उभर रहा है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं वो बार बार आरएसएस के कार्यालय में जाकर के किस प्रकार के मैसेजेस ले रहे हैं, किस प्रकार के डायरेक्शन ले रहे हैं और उन डायरेक्शंस को कैसे पूरा कर रहे हैं। आज आपका शासन किसके हाथों में है। आपने कभी अडानी को लेकर के चर्चा नहीं की, आपने कभी आरएसएस को लेकर के चर्चा नहीं की, आपने पत्रकारों के ऊपर हुए हमले को लेकर के चर्चा नहीं की, आपने विभिन्न प्रांतों के अंदर चर्चा नहीं की, आपने नूह को लेकर के कोई चर्चा नहीं की। केवल हमारे सामने एक आदर्शवादिता प्रस्तुत करना चाहते हैं और सिर्फ सही बात कही थी धनंजय जी ने और आपने भी ये इंडिकेट किया, राजेंद्र जी ने भी इंडिकेट किया। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ। मुझे कई बार लगता है कि शायद वो अपने इनडायरेक्टली मैसेज देना चाहते हैं उस मंत्र का, जो मंत्र बहुत पहले कहा गया था ना, यदा यायु धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब के लेकर के अब आए हैं ये जो कि भारत को पूरी तरह से आजाद करेंगे, भारत को पूरी तरह से खुशहाल करेंगे, भारत की खुशहाली का रास्ता इन्हीं के माध्यम से जाता है। लेकिन इन सबके पीछे इनके डर बरकरार है, एक भय बरकरार है जो इंडिया के कारण इनमें पैदा हो रहा है और उस भय की अनुभूति को अब ये विभिन्न माध्यमों से प्रेषित करेंगे, जनता के बीच में भी प्रेषित करेंगे। और वह संप्रेषण हमें प्रधानमंत्री के आज के जो वक्तव्य हैं उन वक्तव्यों को, मैंने थोड़े वक्तव्य को देखे, उन वक्तव्यों के अंदर बहुत साफ नजर आता है, बहुत निराशाजनक है। और कहीं ऐसा तो नहीं है राम प्रकाश जी, क्योंकि मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए क्या हम संसद भवन का जो पुराना हिस्सा था वहाँ संविधान की बहस और स्वाधीनता संघर्ष के मूल्य छोड़ आए हैं और अभी यहाँ पर वो मूल्य देखे जाएंगे जो सांप्रदायिकता का ज्वार, सेगमेंटाइजेशन, इन सब की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म की आशावादिता, गरीबों को लेकर के उनकी गरीबी को समाप्त करने की कोशिश और एक नागरिकता का सिद्धांत, वो सब कुछ वहाँ छूट गया और अब एक नई तरीके से भारत की इबारत लिखी जाएगी। मैं तो इसको नई संसद भवन के कार्यकाल को शायद इस दौर के अंदर देखूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर बदलाव होता है तो वो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा है कि ये बदलाव हुआ। जी राजीव सर, आपने चूंकि जिक्र भी किया था इसका पहले भी, एक लंबा सफर प्रधानमंत्रियों का रहा। मनमोहन जी के कार्यकाल को कोई भूल नहीं सकता है, राजीव गांधी के कार्यकाल को कोई भूल नहीं सकता है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास इसके पहले का जो कार्यकाल था उसमें केवल अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और ठीक से किया। वहीं जो तमाम जो चाहे मनमोहन जी सिंह का जिक्र हो, उनके कामों का जिक्र छोड़ दिया जाता है, राजीव गांधी का जिक्र छोड़ दिया जाता है। आज आप डिजिटल इंडिया की बात लगातार अभी तक कर रहे थे, इंडिया के पहले तक ट्रांजैक्शन से लेकर के और फलाना ढिमका सारी चीजें, लेकिन राजीव गांधी का जिक्र आप नहीं करेंगे। तकनीक लाने का श्रेय उनको जाता है, आप उनका जिक्र नहीं करेंगे। आज ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के ने जो काम किया अर्थव्यवस्था को लेकर के, भारत की अर्थव्यवस्था को आज आगे ले जाने की बात होती है, उसके लिए 2047 की बात होने लगी और अब 1000 साल तक का सपना भी दिखाया जाने लगा। लेकिन इन व्यक्तियों की बात नहीं करेंगे। आखिर इतनी क्या मजबूरी हो जाती है या क्या डर हो जाता है कि हम जिक्र नहीं कर सकते? आज जब एक तरीके से
देखा जाए तो एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इस फेयरवेल में तो हर जगह होता है और हर जगह ऐसा होता है कि भाई लोग तमाम जो उपलब्धियां रहती हैं उसका जिक्र करते हैं, उनके अच्छे पलों को याद करते हैं। क्या इस अच्छे पल में इन दो प्रधानमंत्रियों को याद नहीं किया जाना चाहिए था? राम प्रकाश जी, इनके तो अच्छे दिन बिल्कुल भिन्न किस्म के दिन है ना। वो आप छोड़ दीजिए कि कौन से दिनों की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल अभी हमारे साथियों ने उठाया। मुझे लगता है अधीर रंजन जी को ये स्टेटमेंट वहां देना ही नहीं चाहिए था कि विपक्ष को एक दिन दे दिया जाए, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा है और उस मजबूत खंबे को अगर कोई भी कमजोर करने की कोशिश करता है, वो चाहे कोई भी पक्ष हो, उसका मुकाबला संसद के अंदर और संसद के बाहर किए जाने की जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका जो अपना एक दर्द है इतने लंबे समय से कि भाई विपक्ष को कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने शायद सिंबॉलिकली ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया होगा। एक दूसरी बात और जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, और जो अभी आपने इंडिया बनाम भारत की बात की ना, इंडिया बनाम भारत के साथ साथ धनंजय जी एक और परिवर्तन हो गया। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से अब भारतवासियों या देश के नागरिकों की जगह पर मेरे परिवारीजनों की चर्चा हो रही है। समूचा मतलब ये सिंबोलिज्म है सर, ये परिवार हो गया। और परिवार के अंदर मैं राम प्रकाश जी, मैं फिर कहूंगा कि मैं चूंकि समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, भारतीय समाज का परिवार पूरी तरह से अथॉरिटेरियन है। ये पुरुष तत्वात्मकता की जकड़न से बाहर नहीं निकला है। ये विभिन्न जो परिवारीजन है, चाहे वो बच्चे हो चाहे महिलाएं हो, उन सबके प्रति इसका अपना एक हिकारत का भाव है, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं हेड ऑफ दी फैमिली हूँ, मैं चूंकि चला रहा हूँ, इसलिए मेरे निर्देशों की पालना बिना किसी इफ एंड बट के होनी चाहिए। मैं उनके उस परिवारीजन के शब्द को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक दूसरा आपने और देखा होगा, एक बिल्कुल विभाजन की कोशिश, और उस विभाजन की कोशिश का हमने संदर्भ देख लिया परसों जब हैदराबाद को लेकर के आप गौरव दिवस मना रहे हैं। आप हैदराबाद की आपने पूरी की पूरी जो किस तरह से भारतवर्ष में शामिल हुआ उसके इतिहास को आपने जाना ही नहीं। आपने कश्मीर कैसे शामिल हुआ इसके इतिहास को आपने जाना ही नहीं। आप तो सब इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं मतलब ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ जो किया है वो हिंदुत्व का जो एजेंडा रखने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, बाकी लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। आपने टीपू सुल्तान के साथ जिस तरह से अपमानजनक शब्दावलियों के इस्तेमाल किए हैं, वो सब हमारे इतिहास के अब वो पक्ष हैं जिन पक्षों की तरफ हमारे ध्यान जाने की जरूरत है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के इन सारे पक्षों की न केवल अवहेलना करता है बल्कि उनको अपमानित करता है, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि या तो अतीत था या फिर आज है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। मध्य युग की भी चर्चा खत्म हो गई, वो तो आपको करनी थी थोड़ी बहुत। G20 में तो आपने अकबर के नाम का छोटा सा उल्लेख कर दिया, बाकी आपने वहां पर मध्ययुगीन भारत में जिस तरह से साझा सांस्कृतिक विरासत को पनपाया है और जिस तरह से वहां पर सुधार आंदोलनों के दौर चले हैं, उन सुधार आंदोलनों के दौर का आपने उल्लेख किया ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संसद का ये जो नया भवन है ना, ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि पुराने भवन में, मैं तो मानता नहीं, नास्तिक आदमी हूँ, लेकिन पुराने भवन के अंदर बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं। वो आत्माएं जो आपको याद दिलाती हैं कि स्वाधीनता संघर्ष में आपकी विचारधारा का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने क्या किया था और आपके इतर जो लोग थे उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के अंदर क्या किया था। इनकी पूरी कोशिश है कि उन आत्माओं को, उन विचारों को और उनके योगदान को संसद के पुराने भवन के अंदर बंद कर दें और यहाँ पर वो एक ऐसी राजशाही लेकर के आए जिस राजशाही के सिंबल को उन्होंने स्पीकर के पीछे लगा दिया। वो जो लगाया गया, स्पीकर के पीछे लगाया गया वो है,
वो सब इस बात का द्योतक है कि अब इस संसद भवन से लोकतंत्र का संचालन नहीं होगा, इस संसद भवन से राजशाही का संचालन होगा। और राजशाही और निरंकुशता, इन दोनों अवधारणाओं को मिलाकर के लोकतंत्र की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, अगर इनको मौका मिला तो। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता 2024 में इनको वो मौका देने वाली नहीं है। जी।